यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। सिर्फ अश्वत्थ ही नहीं, बल्कि वायुक और कालेंद्र के चेहरे भी बेहद गंभीर हो गए थे। कुछ ही क्षणों के बाद वायुक अचानक चिल्लाया, एक दिव्य मिंक। बिल्कुल सही, कालेंद्र ने कहा। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर वे अश्वत्थ को ताकने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि अश्वत्थ से उन्हें और भी सटीक उत्तर मिलेगा। अश्वत्थ ने एक गहरी सांस ली और फिर वह मुड़ा और वृक्षाश्म ड्रैगन कबीला के एक युवक से बोला, जल्दी से दैत्य इलाके में वापस जाओ और फिर माया डायमेंशन की ओर बढ़ो। उन्हें बताओ कि उनकी छोटी राजकुमारी प्रकट हो गई है। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वह मुड़ा और कालेंद्र और वायुक की ओर देखते हुए बोला, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। तुम दोनों उस बैंगनी मिंक के एक बाल को छूने की भी हिम्मत मत करना, वरना अगर तुम्हारे दैत्य अधिपति और पाताल देव जीवित भी रहे, तब भी तुम दोनों मर जाओगे। वायुक और कालेंद्र ने यह सुनकर न तो कोई पलटवार किया और न ही वे क्रोधित हुए, बल्कि उन्होंने गंभीर भावों के साथ सिर हिलाया। यह कहा जा सकता था कि गूढ़ महाद्वीप पर एक भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो अकेले उस दल से टकराने की हिम्मत करे। कुछ देर बाद वायुक और अन्य लोगों ने अपनी नजरें हटाईं, एक पल के लिए मौन रहे और फिर प्राचीन नगर में चले गए। दैत्य इलाका। दैत्य इलाके के सुदूर उत्तर में अंतरिक्ष के ऊपर एक रहस्यमय अवरोध था। अवरोध के आसपास का स्थान परतों में बंटा हुआ और मुड़ा हुआ था, इसलिए कोई भी अवरोध के परिवेश के करीब नहीं आ सकता था। इसके अलावा केवल उसके पास जाने से ही कोई भी टुकड़ों में कट सकता था और शून्य में बदल सकता था। यह अवरोध केवल एक ही स्थान की ओर जाता था और वह था माया डायमेंशन। माया डायमेंशन एक ऐसा अस्तित्व था जो दैत्य इलाके में सबसे अलग और श्रेष्ठ था, क्योंकि दिव्य मिंक दल यहाँ निवास करता था। दिव्य मिंक दल दुनिया के मामलों में भाग नहीं लेता था और केवल अंतरिक्ष के रहस्यों को खोजने का शौकीन था। वे सभी प्रकार की टेलीपोर्टेशन तकनीकों में सक्षम थे और ये तकनीकें रहस्यमयी और दुर्जेय थीं। यह कहा जा सकता था कि कोई भी कबीला, जिसमें स्वर्ण दैत्य कबीला, आकाश गर्जन कबीला, दिव्य फीनिक्स कबीला जैसे प्राचीन दिव्य दैत्य और यहाँ तक कि दैत्य इलाके के विभिन्न अधिपति स्तर के कबीले भी दिव्य मिंक दल को नाराज करने के इच्छुक नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर कोई इस दल को नाराज करता है तो उसे हमेशा के लिए निष्क्रिय होकर मार खानी पड़ती। आखिरकार दिव्य मिंक दल अपनी मर्जी से अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा कर सकता था। इसके अलावा उनकी टेलीपोर्टेशन तकनीकें भी बेहद भयानक थीं। संक्षेप में, दैत्य इलाके में नहीं, यह कहना चाहिए कि पूरे गूढ़ महाद्वीप में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो उन्हें बेवजह छेड़ने की हिम्मत करे। या शायद यह कहा जा सकता है कि दूसरे लोग देवताओं को धन्यवाद देंगे और बेहद आभारी होंगे जब तक कि दिव्य मिंक दल उन्हें परेशान न करे। इस समय माया डायमेंशन के भीतर एक अत्यंत शानदार हॉल में एक मध्यम आयु वर्ग का पुरुष और एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला आमने सामने बैठे थे। महिला बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी और इसके कारण उसकी बेजोड़ सुंदरता थोड़ी कम लग रही थी। उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हल्की आह भरी और कहा, रानी किंगरो, चिंता मत करो। मैंने पहले ही तियानजी से भविष्यवाणी करने के लिए कहा है। जियारा न केवल ठीक होगी, बल्कि उसे असाधारण भाग्य भी प्राप्त होगा। तुम तियानजी की क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ हो। चूंकि उसने ऐसा कहा है, तो जियारा निश्चित रूप से ठीक होगी। सुंदर महिला ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही ऐसा ही हो, लेकिन मैं फिर भी चिंतित हूँ। तुम जियारा के स्वभाव को अच्छी तरह जानते हो। वह चंचल और जिद्दी है। दैत्य इलाके में तो ठीक है, क्योंकि वे लोग कम से कम हमें सम्मान तो देते हैं,
लेकिन अगर वह मानव दुनिया में चली गई है तो इंसानों के लालच को देखते हुए मैं सच में इस बारे में आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। उस व्यक्ति ने ठंडी हुंकार भरी और फिर उग्र स्वर में कहा, अगर इंसानों ने मेरी जियारा के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं पूरी मानव जाति का संहार कर दूंगा, भले ही मुझे इसके लिए स्वर्ग के प्रकोप का सामना करना पड़े। ठीक इसी समय हॉल में एक टेलीपोर्टेशन हलचल उत्पन्न हुई और फिर वहां एक युवक प्रकट हुआ। युवक ने उस व्यक्ति को नमन किया और उत्साहपूर्वक कहा, मिंग सम्राट, राजकुमारी मिल गई हैं। क्या? यह सुनते ही वह व्यक्ति और सुंदर महिला तुरंत खड़े हो गए। वज्रगरुड़ की पीठ पर जियानद्र वज्रगरुड़ के पंखों को छूने के लिए नीचे झुका और फिर उसने प्रशंसा के साथ कहा, राजा स्तर के शिखर का एक उड़ने वाला डार्क बिस्ट, क्या बात है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जियानद्र एक दिन राजा स्तर के शिखर वाले डार्क बिस्ट की पीठ पर सवारी कर पाऊंगा। हाँ हाँ, इस बीच आरव ने कहा, पहले के लिए धन्यवाद। आरव इस युवक का तहे दिल से आभारी था। भले ही युवक ने उसकी मदद न की होती तब भी वह ठीक रहता, लेकिन उसने वास्तव में इस मदद की सराहना की। जियानद्र ने अपना हाथ हिलाया और कहा, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए मदद नहीं की क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैं बस वायुक और उन अन्य लोगों को अहंकार करते हुए नहीं देख पा रहा था। जब उसने यहाँ तक बात की तो जियानद्र ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, अफवाहों के अनुसार तुमने प्रबुद्ध तलवार प्राप्त कर ली है। क्या यह सच है? आरव मुस्कुराया और फिर उसने सिर हिलाया। जियानद्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसने अचानक अपनी तलवार से आरव पर वार किया। तलवार इंटेंट की एक लहर हिंसक रूप से आरव की ओर बढ़ी। आरव इससे हैरान नहीं हुआ और उसने केवल अपनी तलवार निकाली और उस तलवार की लहर के एक निश्चित बिंदु पर हल्के से वार किया। पलक झपकते ही वह लहर एक गुब्बारे की तरह फट गई जिसे पिन चुभोई गई हो और वह एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? आरव ने अपनी तलवार म्यान में रखते हुए कहा। जियानद्र के चेहरे पर गंभीरता आ गई और फिर उसने आरव पर एक गहरी नजर डाली और कहा, तुमने वास्तव में प्रबुद्ध तलवार प्राप्त कर ली है। प्रबुद्ध तलवार? इसके अलावा तुम्हारे पास 5वें स्तर की तलवार इंटेंट भी है। तुम्हारे जैसा असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति दक्षिणी क्षेत्र में कैसे दिखाई दे सकता है? यह असामान्य है। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या सिर्फ इतना ही असामान्य है? क्या तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज उन सभी वर्षों पहले दक्षिणी क्षेत्र से नहीं आए थे? इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्र को कम मत समझो। वहां हर तरह के विशेषज्ञ छिपे हुए हैं। मुझे मत बताना कि तुम तलवार संप्रदाय के शिष्य हो, जियानद्र ने कहा। अगर यह सच है तो क्या तलवार संप्रदाय थोड़ा ज्यादा भाग्यशाली नहीं है? आरव ने कंधे उचकाए और कहा, मैं बस एक स्वतंत्र साधक हूं। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। जियानद्र की आंखें अविश्वास से फटी की फटी रह गईं और उसने कहा, तुमने कहा कि तुम एक स्वतंत्र साधक हो? आरव ने सिर हिलाया। तुम वाकई एक स्वतंत्र साधक हो? आरव ने एक बार फिर सिर हिलाया। तुम्हें यकीन है कि तुम एक स्वतंत्र साधक हो और तुम किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं हो? आरव के मुंह के कोने कांपने लगे और उसे जियानद्र पर तलवार चलाने की इच्छा हुई। तभी जियानद्र अचानक चिल्लाया, मुझे नीचे उतारो। आरव दंग रह गया और फिर उसने कहा, क्यों? बकवास बंद करो, जल्दी करो। जियानद्र थोड़ा उत्तेजित हो गया था।
आरव ने सिर हिलाया जब उसने देखा कि जियानद्र को कोई जरूरी काम है। उसके बाद उसने वज़रगरुड़ को जमीन पर उतरने का आदेश दिया। नीचे उतरने के बाद जियानद्र ने अपनी कलाई घुमाई और फिर उसके हाथ में एक तंत्र प्रकट हुआ। उसने उसे आकाश में उछालने में संकोच नहीं किया। वह तंत्र हवा में फैल गया और फिर उसके चारों ओर हिंसक टेलीपोर्टेशन हलचलें पैदा हुईं। उसके बाद उस तंत्र से धीरे धीरे काले रंग की दरारें खींचने लगीं। इस दृश्य को देखते हुए आरव ने आश्चर्यचकित भाव से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? जियानद्र मुस्कुराया। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, दरार के भीतर से अचानक एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। दुष्ट लड़के, क्या तुमने फिर से कोई ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी है जिसे तुम सुलझाने में असमर्थ हो? तुमने वास्तव में एक टेलीपोर्टेशन तंत्र का उपयोग किया। क्या तुम्हें नहीं पता कि वे बहुत महंगे हैं? जैसे ही ये शब्द गूंजने बंद हुए, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी पीठ पर सिल्वर तलवार संदूक था, उस काली दरार से बाहर निकला। जब उसने उस बूढ़े को देखा तो जियानद्र ऐसा लग रहा था मानो उसने बूढ़े के चेहरे पर गुस्से के भावों पर ध्यान ही न दिया हो। वह बूढ़े के पास गया और फिर उसने आरव की ओर इशारा किया और उत्साहपूर्वक कहा, हुआंग प्रलयंकर, जल्दी से इसे देखो। बूढ़े ने आरव पर एक नजर डाली और फिर अपनी नजरें हटा लीं और फिर उसने अचानक जियानद्र के सिर पर थप्पड़ मारा और गुस्से में कहा, तुम वास्तव में राजा स्तर के 5वें रैंक के एक युवक से निपटने में असमर्थ हो। इसके अलावा तुम्हें एक टेलीपोर्टेशन तंत्र का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुम इतने बेकार कैसे हो सकते हो? अब से किसी को मत बताना कि तुम दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्य हो। जियानद्र ने आंखें घुमाईं और कहा, हुआंग प्रलयंकर, फिर से देखो। ध्यान से देखो मेरा सिर। क्या वह सिर्फ राजा स्तर की 5वीं रैंक का एक साधक नहीं है? बूढ़े ने जियानद्र के सिर पर एक बार फिर थप्पड़ मारा। हालांकि उसने अभी भी अपनी नजर आरव की ओर डाली थी। इस बार बूढ़े की नजर वहीं जम गई। बूढ़े की आंखें सिकुड़ गईं और वह धीमी आवाज में बोला, एक गहरी आभा, निगाहों की गहराई में छिपी तलवार की चमक, एक तलवार जो नीचे के कोण पर पकड़ी गई है। लड़के, तुमने वास्तव में तलवार इंटेंट का उन्नत चरण प्राप्त कर लिया है। आरव का दिल दहल गया। इस बूढ़े की ताकत वाकई भयानक है। वह एक ही नजर में यह पहचानने में सक्षम था कि मैंने 6ठे स्तर की तलवार इंटेंट प्राप्त कर ली है। ऐसी ताकत! तलवार इंटेंट का उन्नत चरण! जियानद्र दंग रह गया और फिर उसने कहा, हुआंग प्रलयंकर, क्या आपसे कोई गलती हो रही है? वह स्पष्ट रूप से तलवार इंटेंट के 5वें स्तर पर है। अब यह अचानक 6ठा स्तर कैसे हो गया? क्या तुम बेवकूफ हो? हुआंग प्रलयंकर ने जियानद्र को घूरा और फिर उसने आरव की ओर देखा और कहा, लड़के, तुमने इतनी कम उम्र में तलवार इंटेंट का 6ठा स्तर प्राप्त कर लिया है। तुम वाकई साधारण नहीं हो। आओ, मुझे बताओ कि तुम किस संप्रदाय से हो और मुझे देखने दो कि आखिर कौन सा संप्रदाय तलवार के मार्ग में ऐसी असाधारण प्रतिभा को पालने में सक्षम था जिससे मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय का यह मूर्ख भी तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता। जियानद्र का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, वह किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। वह एक स्वतंत्र साधक है। मैं आपको यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि इससे पहले कि अन्य संप्रदाय उसे छीन लें, आप इस अद्भुत प्रतिभा को भर्ती कर सकें। क्या? हुआंग प्रलयंकर दंग रह गया और फिर उसने उत्तेजित स्वर में कहा, वह किसी संप्रदाय का नहीं है। एक स्वतंत्र साधक? लड़के, क्या इस मूर्ख ने जो कहा वह सच है? आरव अवाक रह गया। लड़के, क्या तुम वाकई किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं हो? हुआंग प्रलयंकर ने एक बार फिर पूछा। आरव के पास सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था।
जब उसने आरव को सिर हिलाते देखा तो हुआंग प्रलयंकर की आकृति तुरंत गायब हो गई और आरव के सामने प्रकट हुई। उसके बाद उसने आरव के दोनों कंधों को पकड़ा और उत्तेजित स्वर में कहा, लड़के, मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय में शामिल हो जाओ। मेरा दिव्य तलवार संप्रदाय एक 8वें रैंक का संप्रदाय है। जब तक तुम इसमें शामिल होते हो तब तक साधना तकनीकें, युद्ध तकनीकें, डार्क खजाने, स्त्रियां, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। ठीक है। आरव फिर से अवाक रह गया। इस बीच ज्ञानद्र ने याद दिलाया, हुआंग प्रलयंकर, अगर आप इस तरह व्यवहार करेंगे तो वह डर जाएगा। हुआंग प्रलयंकर को ज्ञानद्र की बात सुनकर एहसास हुआ कि वह बहुत उत्तेजित था। वह तुरंत शर्मिंदगी के भाव के साथ मुस्कुराया और फिर उसने आरव के कंधों को छोड़ दिया और 2 बार हल्के से खांसा। लड़के, दिव्य स्तर की साधना तकनीकें, दिव्य स्तर के खजाने और बेजोड़ सुंदरिया, तुम अपनी मर्जी से चुन सकते हो। तुम क्या सोचते हो? आओ, मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय में शामिल हो जाओ और वे सब तुम्हारे होंगे। हुआंग प्रलयंकर, ऐसा लगता है कि वह कुछ मुसीबत में पड़ गया है। इसी बीच ज्ञानद्र ने चेतावनी दी। वह ऐसा लग रहा था जैसे ज्ञानद्र ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि हुआंग प्रलयंकर ने अपना हाथ हिलाया और ज्ञानद्र को बीच में ही रोक दिया। उसने वीरता के साथ कहा, मुसीबत? मैं, हुआंग प्रलयंकर, कब मुसीबत से डरा हूं? लड़के, जब तक तुम मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय में शामिल होने के लिए तैयार हो तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, भले ही तुमने उन 3 9th रैंक संप्रदायों के स्वामियों की बेटियों का अपहरण ही क्यों न किया हो। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ज्ञानद्र ने हुआंग प्रलयंकर को फिर से चेतावनी देने और स्थिति स्पष्ट करने का इरादा किया। नहीं, ऐसा लगता है कि उसने दिव्य मिंक दल के। हालांकि हुआंग प्रलयंकर ने ज्ञानद्र पर गुस्से से नजर डाली और फिर कहा, कमीने लड़के, क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था? चाहे वह किसी भी मुसीबत में हो, मैं उससे निपट लूंगा। क्या तुम्हें मेरी ताकत पर भरोसा नहीं है? या तुम्हारी खाल में खुजली हो रही है और तुम्हें मेरी मदद चाहिए? ज्ञानद्र के चेहरे के भाव तुरंत बिगड़ गए। फिर उसने एक गहरी सांस ली और निर्णायक रूप से अपना मुंह बंद कर लिया। ठीक इसी क्षण बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी और वह बैंगनी मिंक जिसे आरव ने सूक्ष्म भंवर में छिपाया था, उसके कंधे पर प्रकट हो गई। बाहर आने के बाद उसने ताजी और साफ हवा में एक हल्की सांस ली और फिर आरव को नाराजगी से घूरने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह आरव द्वारा उसे बाहर आकर खेलने न देने से नाराज थी। आरव बेबसी से मुस्कुराया और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर नन्ही जियारा को अपनी गोद में ले लिया और धीरे से उसका सिर सहलाया। स्वाभाविक रूप से उसने नन्ही साथी को सूक्ष्म भंवर में पहले इसलिए डाला था क्योंकि उसे डर था कि वह उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। उसे डर था कि कहीं उसके घाव अभी भरे न हों। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल ठीक है। आरव ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि जैसे ही वह नन्ही जियारा यहाँ प्रकट हुई, हुआंग प्रलयंकर के चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे उसके एक्यूपॉइंट्स दबा दिए गए हों और वह वहीं सुन्न खड़ा रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह अविश्वास के साथ आरव के कंधे पर बैठी बैंगनी मिंक को देख रहा था। हुआंग प्रलयंकर की हालत देखकर ज्ञानद्र ने मन ही मन उसकी बदकिस्मती पर खुशी मनाते हुए मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने अपने दिल में कहा, तुम हर मुसीबत से निपट लोगे। इस मुसीबत से निपटना इतना आसान नहीं है। अब देखते हैं तुम इसे कैसे संभालते हो। थोड़ी देर बाद हुआंग प्रलयंकर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा बदल गया और वह दबी आवाज में चिल्लाया, कौन है? जैसे ही आरव और ज्ञानद्र उलझन में पड़े,
उनके सामने 10 मीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में हलचल हुई। एक ही पल में एक मध्यम आयु वर्ग का पुरुष और एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला रहस्यमय तरीके से वहां प्रकट हुए। उन्हें देखते ही हुआंग प्रलयंकर का चेहरा गंभीर हो गया और वह धीमी आवाज में बोला, मिंक सम्राट और रुद्राणी। उन दोनों ने हुआंग प्रलयंकर की ओर एक नजर भी नहीं डाली। उनकी आंखें आरव के कंधे पर बैठी बैंगनी मिंक पर टिकी थीं। वे दोनों बेहद उत्साहित दिख रहे थे, विशेष रूप से वह सुंदर महिला जिसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं और फिर उसकी आकृति चमकी और वह तुरंत उस सुंदर महिला के सामने प्रकट हो गई। उसके बाद उसने अपने नन्हे पंजों से महिला की गर्दन को गले लगा लिया और लगातार अपना छोटा सिर महिला के चेहरे से रगड़ने लगी। यह दृश्य देखकर आरव धीरे से मुस्कुराया। यदि वह गलत नहीं था तो यह मध्यम आयु वर्ग का पुरुष और सुंदर महिला उस नन्ही जियारा के परिजन थे। हालांकि वह नहीं जानता था कि उन्होंने उसे कैसे ढूंढा, लेकिन अब यह महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह नन्ही साथी आखिरकार अपने घर लौट सकती थी। वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि जियारा उसे छोड़कर जाए। हालांकि उसे नन्ही साथी को हमेशा अपने साथ रखने का कोई अधिकार नहीं था। आखिरकार उसका अपना परिवार और घर था। बेशक अगर वह नन्ही साथी उसके साथ रहना जारी रखना चाहती तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। इसी बीच मध्यम आयु वर्ग के पुरुष ने अचानक आरव की ओर देखा। उसकी आंखों की कोमलता आरव को देखते ही बर्फीली ठंडक में बदल गई। इतना ही नहीं, यह सिर्फ ठंडक नहीं थी, इसमें स्पष्ट रूप से जानलेवा इरादा भी झलक रहा था। उसने कहा, मानव, जियारा तुम्हारे साथ क्यों थी? जैसे ही उस व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, आरव, जियानद्र और हुआंग प्रलयंकर को महसूस हुआ कि वहां का स्थान हिंसक रूप से कांपने लगा है, जैसे वह टुकड़ों में बिखरने वाला हो। उसे स्वाभाविक रूप से मनुष्यों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। मनुष्य हमेशा से ही लालची और स्वार्थी रहे थे। इसलिए जब उसने आरव को जियारा के साथ देखा और जियारा को आरव के इतने करीब देखा तो उसका पहला विचार यही था कि उसकी बेटी को इस इंसान की मीठी बातों और वादों ने बहला फुसला लिया है। तो नन्ही साथी का नाम जियारा है? यह किसी लड़की के नाम जैसा लगता है। आरव मुस्कुराया और फिर उसने विस्तार से बताया कि उस दिन वह जियारा से कैसे मिला था। इसी बीच बैंगनी मिंक ने भी जल्दी जल्दी अपने नन्हे पंजे हिलाए। उसने कुछ देर उन्हें हिलाया, फिर उसे याद आया कि उसे मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और सुंदर महिला को अपनी बात समझाने के लिए पंजों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसके मुंह से तरंगे निकलने लगीं। थोड़ी देर बाद जियारा ने अपनी बात पूरी की और फिर वह आरव के कंधे पर आकर बैठ गई। उसने आरव की ओर इशारा किया और फिर पुरुष और महिला की ओर इशारा किया जैसे वह उनका परिचय करा रही हो। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ अपनी भौहें सिकोड़ी। सुंदर महिला ने कहा, जियारा, तुम कह रही हो कि तुम दोनों दोस्त हो? बहुत अच्छे दोस्त, वैसे ही जैसे मैं और तुम्हारे सम्राट पिता हैं। बैंगनी मिंक की खुशी का ठिकाना न रहा और उसने जल्दी से सिर हिलाया। उन दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे की ओर देखा। इस बार उनके चेहरे उतर गए, क्योंकि वे कुछ समझ गए थे। महिला की नजर आरव पर पड़ी। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जियारा की ओर देखकर कहा, जियारा, वह तुम्हारे लायक नहीं है। इसके अलावा मनुष्य ज्यादातर विश्वासघाती और धोखेबाज होते हैं। वे भरोसे के लायक नहीं होते। आरव, जियानद्र और हुआंग प्रलयंकर के मुंह के कोने फड़कने लगे। क्या उन्हें इतना स्पष्ट होना जरूरी है? कम से कम यहाँ 3 इंसान तो मौजूद हैं। जियारा ने पलकें झपकाईं और फिर अपना सिर हिला दिया।
उसने अपना पंजा आरव की ओर और फिर अपनी ओर किया जैसे वह कुछ व्यक्त कर रही हो। मिंग सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, जियारा, वह एक इंसान है जबकि तुम एक दैत्य जीव हो। भले ही तुम मानव रूप लेने वाली हो, लेकिन अंत में तुम एक दैत्य जीव ही हो। इसके अलावा वह वास्तव में बहुत कमजोर है। वह तुम्हारे बिल्कुल भी योग्य नहीं है। चलो घर चलें। तुम्हें ढूंढने के लिए हमने दैत्य क्षेत्र में पहले ही बहुत उत्पात मचाया है और अब सब कुछ ठीक करने का समय आ गया है। जियारा थोड़ी चिंतित थी। जैसे ही वह कुछ और कहने वाली थी, आरव आगे बढ़ा और उसने उन दोनों को झुककर प्रणाम किया। उसने कहा, मुझे लगता है कि आप वरिष्ठों को शायद गलतफहमी हुई है। मैं और नन्ही साथी दोस्त हैं, या यह कहना भी गलत नहीं होगा कि हम एक दूसरे के प्रिय हैं। बस इतना ही। दोस्त, एक दूसरे के प्रिय। मिंग सम्राट ठंडी हंसी हंसा और बोला, इंसान, ऐसा कहने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? क्या तुम जियारा की पहचान जानते हो? क्या तुम उसकी क्षमता जानते हो? क्या तुम जानते हो कि उसे भविष्य में क्या विरासत में मिलेगा? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तुमने अतीत में जियारा की मदद की है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हालांकि भविष्य में यदि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। तुम दोनों को फिर कभी एक दूसरे को देखने का मौका नहीं मिलेगा। आरव ने मिंग सम्राट की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे पास अभी योग्यता नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में भी नहीं होगी। यह दृश्य देखकर हुआंग प्रलयंकर की सांसें थम गईं। मेरे भगवान! यह छोटा कमीना वास्तव में मिंग सम्राट से इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा है। क्या वह अज्ञानता के कारण निडर है या वह हद से ज्यादा दुस्साहसी है? ओह! मिंग सम्राट की आंखें छोटी हो गईं और उसने कहा, मानव, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? आरव मुस्कुराया और बोला, वरिष्ठ, आपने कहा कि मैं नन्ही साथी का दोस्त बनने की योग्यता नहीं रखता, तो मुझे पूछने दें कि मुझे किन शर्तों को पूरा करना होगा। क्या यह पर्याप्त है? जैसे ही आरव ने अपनी बात पूरी की, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर उसकी छठे स्तर की तलवार इंटेंट बिना किसी रोकटोक के उमड़ पड़ी। छठा स्तर तलवार इंटेंट। उनकी आंखों में आश्चर्य की एक लहर दौड़ गई। जाहिर तौर पर उन दोनों को यह उम्मीद नहीं थी कि आरव ने वास्तव में छठे स्तर की तलवार इंटेंट प्राप्त कर ली है। भले ही छठे स्तर की तलवार इंटेंट उन दोनों के लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन जब यह 20 साल से कम उम्र के इंसान के पास हो तो बात अलग थी। अगर वह पर्याप्त नहीं है। ठीक इसी क्षण आरव ने एक और कदम आगे बढ़ाया और फिर कहा, तो अब इसके बारे में क्या ख्याल है? जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, आरव ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कीं और एक शून्य अवस्था में प्रवेश किया। उसके बाद उसके हाथ में मौजूद तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी और एक तलवार की गूंज आसमान में गूंज उठी। प्रबुद्ध तलवार। यह दृश्य देखकर मिंग सम्राट और सुंदर महिला के भाव आखिरकार बदल गए और उन्होंने पहली बार गंभीर चेहरा दिखाया। उनकी राय में भले ही 20 साल की उम्र से पहले छठे स्तर की तलवार इंटेंट को समझकर किसी को प्रतिभाशाली माना जा सकता था, लेकिन यह उनके लिए किसी व्यक्ति को गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि प्रबुद्ध तलवार पूरी तरह से अलग बात थी। उसने 20 साल की उम्र से पहले छठे स्तर की तलवार इंटेंट और प्रबुद्ध तलवार दोनों हासिल कर लीं। 10,000 साल पहले क्या तलवार संप्रदाय का वह मानव विशेषज्ञ भी कुछ ऐसा ही नहीं था? हुआंग प्रलयंकर तो पूरी तरह से दंग रह गया। छठे स्तर की तलवार इंटेंट और प्रबुद्ध तलवार। मेरे भगवान! मुझे कैसा राक्षस प्रतिभाशाली मिला है। वह वास्तव में इतना बड़ा प्रतिभाशाली है। कहा जाता था कि दिव्य तलवार संप्रदाय पूरे महाद्वीप में तलवार के मार्ग में अग्रणी संप्रदाय था।
लेकिन इस समय हुआंग प्रलयंकर को महसूस हुआ कि दिव्य तलवार संप्रदाय की युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली इस राक्षस के सामने कचरा थे। मिंग सम्राट ने आरव को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, अर्धतलवार सम्राट। सुंदर महिला ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी क्षमता और प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में चौंकाने वाली है। विशेष रूप से तलवार के मार्ग में तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा सबसे अद्भुत है जिसे हमने देखा है। लेकिन उससे क्या? राक्षसी प्रतिभाशाली जो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, उन्हें केवल प्रतिभाशाली ही माना जा सकता है, वे विशेषज्ञ नहीं होते। एक बार जब वे मर जाते हैं तो उनकी क्षमता अर्थहीन हो जाती है। इसलिए तुम्हारी क्षमता और प्राकृतिक प्रतिभा हमारे लिए अर्थहीन है। हम केवल वर्तमान को देखते हैं, भविष्य को नहीं, क्योंकि भविष्य में बहुत सारे बदलाव संभव हैं। समझ गए? आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं केवल यह साबित करना चाहता था कि मैं नन्ही साथी का दोस्त बनने की योग्यता रखता हूं। बस इतना ही। जहां तक वरिष्ठ ने भविष्य की अनदेखी करने की बात कही है, मुझे आश्चर्य है कि क्या वरिष्ठ ने एक कहावत सुनी है, जीवन बदलावों से भरा है, इसलिए किसी युवा को कमजोर समझकर उसे मत सताओ। महिला ने आरव की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें इतना विश्वास है? हाँ। आरव पीछे नहीं हटा और उसकी नजर से नजर मिलाई। बहुत अच्छे। उसने सिर हिलाया और कहा, इस साल गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स में प्रथम स्थान प्राप्त करो। तुम्हारा क्या विचार है? अपेक्षा के विपरीत आरव ने सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ, आपने फिर भी मेरे इरादे को गलत समझा। मैं और नन्ही साथी दोस्त हैं, हम एक दूसरे के प्रिय हैं। यह ऐसी चीज है जिसे किसी भी चीज से साबित करने की जरूरत नहीं है। मैंने आप दोनों के सामने खुद को इसलिए साबित नहीं किया कि मैं आपकी चापलूसी करूं या आपकी स्वीकृति प्राप्त करूं। तो फिर क्यों? महिला ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने बैंगनी मिंग की ओर देखा और कहा, नन्ही साथी, अब हमारे अलग होने का समय आ गया है। मुझसे वादा करो कि तुम भविष्य में चंचल नहीं बनोगी और ठीक से साधना करोगी। मैं भी वैसा ही करूंगा। चलो दुनिया और तुम्हारे प्रियजनों को साबित करते हैं कि मैं दुनिया का वह इंसान हूं जो तुम्हारा दोस्त बनने के लिए सबसे योग्य है, और तुम वह दैत्य जीव हो जो मेरी दोस्त बनने के लिए सबसे योग्य है। ठीक है। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।